गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मैं मयंक सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए बायोमोलिक्यूल का जो अपन ने क्रेश कोर्स में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है बच्चों, उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। अब तक अपन ने इसके 4 लेक्चर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज लिपिड वाला पोर्शन, वसा वाला। करें स्टार्ट, चलो। तो लिपिड जो बच्चों है भाई, बायोमोलिक्यूल में हम जो मैक्रोमोलिक्यूल थे बच्चों, उसमें न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड की बात कर रहे थे। हालांकि अपन ने बताया था बच्चों कि लिपिड जो होता है, लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता, ये अपन ने क्लियर कर लिया था। लेकिन फिर भी वो वेसाइकल बनने की वजह से एसिड सोल्यूबल पूल में फिल्टर नहीं होता, तो किस में आ जाता है? इनसोल्यूबल पूल में। तो करें बच्चों, चलो। तो लिपिड एक्चुअल में फैट और उसके डेरिवेटिव होते हैं। ऐसे तो कॉमन लिपिड फैट एक ही साइनोनिम टाइप बच्चों यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि वसा और उसके व्युत्पन्न फैट एंड इट्स डेरिवेटिव वो लिपिड कहलाते हैं। लिपिड ब्लर बच्चों को साइंटिस्ट उसने बताया था, और वैसे जो लिपिड फैट है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक, जल विरागी। ऑयल तेल है, तेल अपने को पता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो अगली लाइन यही आ गई कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जल में अघुलनशील। तो बच्चों सोल्यूबल किस में होगा? सोल्यूबल इन किस में? सोल्यूबल किस में होंगे? तो वाटर तो इनसोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ये लो, तो लिपिड जो ऑयल है वो जल में अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे बच्चों अपन ने बोल दिया अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या रहेगा? सोल्यूबल, विलयशील होता है। और हाइड्रोफोबिक है, जल विरागी, जल में अघुलनशील है। एक वही लाइन जो पहले भी बताई थी, नोट लिपिड्स आर नोट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड को अपन स्ट्रिक्टली बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट आपको बताया था कम होता है, बट वो वेसाइकल्स की वजह से ये वाटर इनसोल्यूबल में, एसिड इनसोल्यूबल में इंक्लूड होते हैं। ध्यान है, तो इनको स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल कंसीडर नहीं किया जा सकता, ये बात आई हुई भी है। और एक ये भी बताया था लिपिड नॉन पॉलीमेरिक होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि भी जैसे प्रोटीन तो एमिनो एसिड के पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के पॉलीमर होते हैं, बट लिपिड पॉलीमर नहीं है, मोनोमर इसके नहीं होते। क्लियर बात? चलें आगे। अब बच्चों लिपिड में वही देखो, यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी आपको बताया था कि सबसे पहले इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर लिपिड या फैट का अपन बोल देते हैं, इनका आता है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि फैट लिपिड से कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर डबल से ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन फिर भी नंबर पहले किसको आता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? तो इसका रीजन बच्चों बताया था, ध्यान से सुनियो, कि लिपिड में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो लिपिड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर लिपिड में जो ऑक्सीजन है बच्चों वो क्या होती है? कम होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना आप। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा है कंपेयर टू लिपिड। इस वजह से क्या होता है? क्योंकि एनर्जी तो आप फूड के ऑक्सीडेशन से मिलती है ना बच्चों, भोजन के ऑक्सीकरण से। तो अपने पास कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। अब कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलते ही कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन, और क्या मिल जाएगी? एनर्जी। बट लिपिड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि लिपिड में खुद में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम होता है।
क्लियर। तो फैट से डबल से भी ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन फिर भी पहले ऑक्सीडेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। उसका रीजन आपके सामने है, कार्बोहाइड्रेट हैव मोर ऑक्सीजन अमाउंट्स देन लिपिड। क्लियर। चलें आगे। चलो, देर किस बात की। तो हाइड्रोफोबिक, वाटर सोल्यूबल। और वैसे बच्चों फैट के ऑक्सीडेशन से जो होता है ना, वो मेटाबॉलिक वाटर बताते हैं अपन, एनर्जी भी मिलती है और मेटाबॉलिक वाटर भी प्रोड्यूस होता है, उपापचयी जल इसको बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मेटाबॉलिक वाटर। और ये जो मेटाबॉलिक वाटर है, और एक फैट के ऑक्सीडेशन से कीटोन बॉडी भी बनती है, दोनों ही काम की चीज। फैट का जब ऑक्सीडेशन होता तो एक हार्मफुल कीटोन बॉडी बनती है, और कीटोन बॉडी का यूरिन के साथ एक्सक्रीट होना क्या कहलाता है बच्चों? कीटोन यूरिया। और ये कंडीशन कब आती है? कीटोन बॉडी यूरिन के साथ दो ही कंडीशन में बच्चों जाएगी। कब? या तो डायबिटिक पेशेंट में और ड्यूरिंग स्टारवेशन। ध्यान रख लियो, क्या बताया मैंने? फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है, हालांकि पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट का होगा। अब मान लो बच्चों कोई बंदा लंबे टाइम तक भूखा है, स्टारवेशन का मतलब भूखा, भूख हड़ताल पे बैठा है कई दिनों तक, तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तब सेकंड नंबर किसका लगेगा? फैट का। और जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन बनेगी? कीटोन बॉडी। और उसका यूरिन के साथ बाहर निकलना कीटोन यूरिया। तो कीटोन यूरिया कब होगा? इधर डायबिटिक कंडीशन में और स्टारवेशन में। डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसमें भी ये कंडीशन होती है, और जो लंबे समय तक भूखा है, स्टार्व्ड है, उसमें भी कीटोन यूरिया। दूसरा अपन ने लिखा मेटाबॉलिक वाटर। ये देखो बच्चों, मेटाबॉलिक वाटर, ये एक कंगारू चूहा, कंगारू रेट याद आ रहा है क्या? एक्सक्रीशन में बताया था, कंगारू रेट जो कभी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर, क्योंकि ऐसी जगह रहता है जहां उसको वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो बच्चों पानी नहीं पी रहा तो वाटर को कंपेंसेट पानी की रिक्वायरमेंट कहां से लेता है? तो ये जो कंगारू चूहा है ये किसका यूज करता है? मेटाबॉलिक वाटर का यूज करता है, जो कैसे बनता है? फैट के ऑक्सीडेशन से। क्लियर। चलें आगे। चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपन टाइप्स की, किसके कितने क्या टाइप है। टाइप्स ऑफ लिपिड फैट। तो फैट के बच्चों तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्रोटीन की तरह, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल तो वो हो गया ना जिसमें केवल ओनली फैट हो, जैसे सिंपल प्रोटीन में ओनली अमीनो एसिड थे बच्चों। कंपाउंड में फैट के साथ लिपिड के साथ नॉन लिपिड पार्ट भी आ जाएगा। डिराइव्ड भी अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहला अपन पॉइंट उठा लेते हैं, कौन सा? सिंपल लिपिड। फर्स्ट टाइप अपन बात करते हैं सिंपल लिपिड की, सरल, जिसमें केवल लिपिड होते हैं, कोई दूसरा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट यहां पर नहीं होता। सिंपल लिपिड में भी बच्चों देखो, सबसे पहले यही है इंपॉर्टेंट, मैंने वर्ड लिखा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, ये सिंपल में इंक्लूड होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड का मतलब देख लो। वैसे फैट ध्यान है ना, डाइजेशन में पढ़ते हैं अपन बच्चों, फैट का जब डाइजेशन होता है तो दो चीजें बनती है, एक तो बनता है फैटी एसिड और एक बच्चों साथ में क्या बनता है? ग्लिसरेरोल। पता ना अपने को कि भाई प्रोटीन का जब फाइनल डाइजेशन होता है तो एमिनो एसिड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड बन जाता है, ग्लूकोज वगैरह। फैट को जब पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हो तो बच्चों सिंपलेस्ट फैटी एसिड और क्या बनते हैं? ग्लिसरेरोल बनते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फैटी एसिड और ग्लिसरेरोल से क्या बनता है? फैट बनता है, लिपिड बनता है। तो सिंपल जो लिपिड है उसमें फैटी एसिड और कौन है? ग्लिसरेरोल होते हैं। अब फैटी एसिड की नंबर कितनी है उस बेस पर मैंने यहां क्या वर्ड लिखा? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मीन बच्चों हुआ इसमें 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने? 3 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेरोल। ये लो,
समझ रहे हो बात? तो लिपिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। अगर फैटी एसिड एक है बच्चों तब मोनोग्लिसराइड, दो है तो डाइग्लिसराइड, तीन है तो ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड मेन है जिसमें फैटी एसिड 3 विद 1 ग्लिसरॉल। अब कैसे जुड़ते हैं और कैसे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है, तो देखो स्ट्रक्चर से मैं थोड़ा बता दूं बच्चों कि जैसे R1COOH ये पहला फैटी एसिड, R2COOH दूसरा फैटी एसिड, R3COOH ये हमने मान लिए फैटी एसिड। कितने फैटी एसिड दिख दिए? 3। ये बच्चों फ्यूज होते हैं ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH। ये लो, ये 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल। ये क्या हुआ? एक ग्लिसरॉल हुआ और फैटी एसिड कितने? 3। अब ग्लिसरॉल को बच्चों देखो कार्बन 1 2 3 ट्राई, 3 OH हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन वर्ड भी यूज कर लेते हैं फॉर ग्लिसरॉल। तो जब ये बनता है ट्राइग्लिसराइड बच्चों बनता है तो बोर्ड पे देखो आपके सामने 1 2 3 3 तो क्या दिखे? फैटी एसिड। एक क्या है? ग्लिसरॉल, जिसको क्या बोला? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। वही पीछे जब आपने प्रोटीन एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था, फैट में बनता है एस्टर बॉन्ड। और तीनों में बच्चों कॉमन चीज ये है कि तीनों के फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है। ठीक है, अब यहां देखो ये रहा इसका OH ये H, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां गया, ये वाला दूसरा, ये तीसरा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए? 3 गए, क्योंकि ट्राई है ना बच्चों, 3 फैटी एसिड है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल माइनस 3H2O। तो इसका OH इसका H। समझ रहे हो बात? अब बना लो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपके सामने कैसी आ गई? ये लो सीधा ही। अब जो फैटी एसिड बना वो अपने सामने बच्चों ये बन गया, ये लो। तो देख लो R1C डबल बॉन्ड O, फिर OCH2 हो गया, R1C डबल बॉन्ड OCH2। दूसरा CHOC डबल बॉन्ड O R2। क्लियर? तीसरा लिख लो CH2OC डबल बॉन्ड OR3। कैसे भी इसको R2 उधर लेके जा सकते हो, HIT में मैं आपको डायग्राम इसका भी बता दूंगा। तो ये बच्चों यहां अपने पास ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बन गया जिसमें फैटी एसिड कितने? 3। और ये जो बॉन्ड बना है, क्या ये जो बॉन्ड बना है ये वाला, इसके बीच का ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये वाला, ये बॉन्ड कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्रोटीन में पूछा था कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड नहीं होता, तो ऑप्शन था एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड प्रोटीन में नहीं आया था बच्चों, वहां हमने पेप्टाइड पढ़ लिया था, डाइसल्फाइड पढ़ लिया था, आयनिक बॉन्ड आ गया था, हाइड्रोफोबिक आ गया था, उसके अलावा सारे बॉन्ड वहां अपन ने बताए थे ना। लेकिन एस्टर बॉन्ड वहां नहीं था। एस्टर बॉन्ड किस में मिलेगा? फैट लिपिड में। तो ये एस्टर बॉन्ड बनता है और उसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो देखो बोर्ड पे क्या बनाया है अपन ने? ट्राइग्लिसराइड। ट्राई में कितने फैटी एसिड? 3। कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए? 3। कितने एस्टर बॉन्ड बने? 3। तो ये रहा एक, दूसरा एस्टर बॉन्ड ये रहा, तीसरा ये रहा। क्लियर? तो ये ट्राइग्लिसराइड आ गया जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो ऐसे ही बच्चों मेन ट्राई होती है। वैसे 3 में बता दूं, जैसे मोनोग्लिसराइड, इसके भी कुछ एग्जाम्पल ही मैं बता दूंगा, डाइग्लिसराइड और ये लिखिया ट्राइग्लिसराइड। तीनों आ गए। अब यहां फैटी एसिड, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मोनोग्लिसराइड में बताओ
फैटी एसिड कितना 1, डाइग्लिसराइड में फैटी एसिड 2, ट्राई में फैटी एसिड 3 होगा। जितने फैटी एसिड है वाटर मॉलिक्यूल 1 रिलीज होगा, इसमें 2, ट्राइग्लिसराइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए थे 3, उतने ही एस्टर बॉन्ड बना दो, इसमें 1, इसमें 2 बनेगा, इसमें 3 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। आ गया समझ? नहीं है बच्चों प्रॉब्लम? बोलो डॉक्टर्स, क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो आगे ये। अब बच्चों यहां टाइप्स ऑफ फैटी एसिड पढ़ते हैं अपन, इसी में सिंपल में ही चल रहे हैं अपन। वसीय अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, इनके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। वसीय अम्लों के प्रकार, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैट और लिपिड में। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, वसीय अम्लों के प्रकार। तो प्रकार बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सैचुरेटेड संतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरा जो आया वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और दूसरा वर्ड क्या लिखा अपन ने? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त और असंतृप्त। ये अपन डबल ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर बताते हैं ना बच्चों, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो तो वो तो पूरी तरह से सैचुरेटेड है, संतृप्त है। डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। ये पता है ये चीज अपने को। सैचुरेटेड को यहां बोला जाता है एक नॉन इसेंशियल, अनावश्यक, नॉन इसेंशियल। ये इसेंशियल आवश्यक फैटी एसिड, वहां वो इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड थे, यहां ये फैटी एसिड है। इसेंशियल जो आवश्यक है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल, मतलब कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये हार्मफुल है। नॉन इसेंशियल और अनावश्यक, संतृप्त और असंतृप्त इनको बोलते हैं। अब देखो डिफरेंस, पहला सैचुरेटेड का मतलब ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। सैचुरेटेड बच्चों नेक्स्ट इसमें आता है, ये जो है सैचुरेटेड, थोड़ा सा ऊपर ले लें इसको। सैचुरेटेड बच्चों बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, अपने लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक? इसलिए है क्योंकि ये मेटाबॉलिकली उपापचय रूप से कम सक्रिय होता है, लेस एक्टिव। ध्यान से सुनियो कि डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए सैचुरेटेड है, अपने लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव, उपापचय रूप से कम सक्रिय होते हैं, मतलब ज्यादा शरीर में यूज नहीं होते। अब बच्चों जब काम नहीं आ रहे हैं तो बॉडी में इनका क्या होता है? स्टोरेज होता है और डिपोजिशन होता है। तो जब काम नहीं आएंगे तो बॉडी में क्या होंगे? स्टोर होंगे, एक जगह संचित हो जाते हैं। ये लो, तो मेटाबॉलिकली अब यूज हो ही नहीं रहा, उपापचय रूप से सक्रिय कम है, तो शरीर में क्या होंगे? संचित होंगे, डिपोजिट होंगे। अब बच्चों बॉडी में जैसे मान लो ब्लड वेसल्स में जमा हो गए, अब रक्त वाहिनियों में अगर फैट जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर, रक्त वाहिनियों का व्यास कम हो जाएगा। कम होने से प्रॉपर ब्लड फ्लो, रक्त का प्रवाह नहीं होगा, और इसलिए हार्ट डिजीज, कार्डियक डिजीज इनसे हो सकती है, हृदय रोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डबल बॉन्ड नहीं है, हानिकारक है क्योंकि उपापचय रूप से कम सक्रिय है, इसलिए शरीर में इनका जमाव होता है, ये संचित होते हैं अपनी बॉडी में, और इनके जमाव की वजह से जब बॉडी में डिपॉजिट स्टोर होते हैं, कोजेज, ओबेसिटी, इनके जमाव से क्या आता है? मोटापा आता है, और कार्डियक डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हृदय रोग की संभावना बढ़ जाएगी। ये रक्त वाहिनियों में जमा हो जाते हैं, लीवर में भी जमा हो जाते हैं, इसलिए इनको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है बच्चों। क्या बोल देते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड का मतलब जो शरीर के लिए क्या हो? हानिकारक हो, घातक हो। समझ गए बच्चों? सुन लो फिर से। सैचुरेटेड जिसको आपने नॉन इसेंशियल बोला है, काम के नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड नहीं है,
घातक है क्योंकि मेटाबॉलिकली कम एक्टिव है, इसलिए शरीर में इनका जमाव होता है और जमने से ओबेसिटी, मोटापा और हृदय रोग, कार्डियक डिजीज हो सकती है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल पे आने से पहले अपन इधर की बात कर लें। इसेंशियल डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड मेनली उपस्थित होते हैं। ये इनके कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है या नहीं होते हानिकारक। मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव है, उपापचय रूप से बच्चों ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए शरीर में इनका जमाव कम होता है, या तो ऐसे बताते हैं इनका जमाव नहीं होता। ठीक है। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी ध्यान रख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। एक बच्चों ये कि इस तरफ ये जो है सैचुरेटेड वाले, ये रूम टेम्परेचर पर या थोड़े से कम टेम्परेचर पर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठोस में। थोड़ा सा भी रूम या लो टेम्परेचर दो तो ठोस हो जाते हैं। जैसे आपका नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, घी, डालडा घी सर्दियों में जम जाता है तो लो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ये जनरली कम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी क्या रहते हैं, लिक्विड। जैसे सरसों का तेल, वेजिटेबल ऑयल, वो लिक्विड ही रहता है बच्चों। ये आ गया। अब एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इसके पहले मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूं सैचुरेटेड के, ध्यान से सुन लेना, सीधे से हैं, याद रखने अपने को सीक्वेंस में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लोरिक एसिड, लोरिक फैटी एसिड। एग्जाम्पल मेरिस्टिक फैटी एसिड, पामीटिक फैटी एसिड पूछा गया है बच्चों, पामीटिक, स्टीरिक फैटी एसिड, एराचिडिक फैटी एसिड। ये किसके एग्जाम्पल लिखे अपन ने, सैचुरेटेड फैटी एसिड के, जो रूम लो टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, हालांकि ये हार्मफुल है ज्यादा कंपैरेटिवली। क्लियर। तो लोरिक, मेरिस्टिक, पामीटिक, स्टेरिक और एराचिडिक फैटी एसिड। अब इनका बच्चों एक वो सीक्वेंस बताते हैं अपन याद रखने के लिए। लोरिक, लो, मेरिस्टिक, लो माजी, पामीटिक। पामीटिक में आप अपने सिक्कर के आसपास पलसाना आता है, पलसाना, पिलानी, पालमपुर, कुछ भी आ सकते हो, पलसाना। स्टेरिक, स्टेशन, एराकिडोनिक आ गया। ये सीक्वेंस याद रखने के लिए बच्चों क्या, लो माजी, पलसाना स्टेशन आ गया, ठीक है ना, या पी से कोई अपना गांव भी याद रख सकते हो आप। तो लो माजी, अब देखो बच्चों, इससे एक नाम भी याद रहेंगे, एक सीक्वेंस भी याद रहेगी। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो कार्बन होते हैं ना, लोरिक एसिड में कार्बन होते हैं 12, यहां से स्टार्ट करना है। मेरिस्टिक में कार्बन है 14, पामीटिक में है 16 कार्बन, स्टीरिक में है 18 कार्बन और एराचिडिक में है कितने, 20 कार्बन। तो कार्बन सीक्वेंस अपन इस सीक्वेंस से याद रखेंगे। कैसे, फिर से सुन लो, लो माजी, पलसाना स्टेशन आ गया। माजी को कहां उतारो, पलसाना उतारो बच्चों। अब सीक्वेंस लो से क्या लिखा, लोरिक फैटी एसिड, याद रह जाएगा। माजी, माजी से MY, मेरिस्टिक फैटी एसिड। पलसाना, पिलानी, पालमपुर कुछ भी लेके आए तो PAL, पामीटिक फैटी एसिड। स्टेशन, STE, स्टेरिक एसिड आ गया। आगे तो क्या हुआ, एराचिडिक फैटी एसिड, याद रह जाएगी सीक्वेंस। अब कार्बन 12 से स्टार्ट कर लो, 12, 14, 16, 18, 20। नीट में पूछा था पामीटिक फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने आ गए बेटा जी, 16 आ गए, नहीं है प्रॉब्लम, रख लेंगे याद। चलो अब इसी में बताऊं आपको फॉर्मूला। जैसे लोरिक एसिड में कार्बन कितने, 12, ये लिख दिया C12, C12 के बाद H24O2। ये देखो काम की चीज। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट बच्चों पढ़े थे जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिखाया था, CH2ON, ये कार्बोहाइड्रेट का था, ध्यान है। तो वहां मैं लिखता हूं C6, तो H कितने थे, 12 और ऑक्सीजन भी कितनी थी, 6, ये तो कार्बोहाइड्रेट था। अब डिफरेंस बिल्कुल आपके सामने है, यहां कार्बन 12 है तो हाइड्रोजन तो डबल 24, बट ऑक्सीजन यहां केवल 2।
और अगर यही कार्बोहाइड्रेट होता बेटा जी तो C12H24 और ऑक्सीजन भी कितनी होती, 12 होती। तो क्या फंडा क्लियर हुआ, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फैट में कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर ऑक्सीजन कम होती है, और जब ऑक्सीजन कम है तो फैट का ऑक्सीडेशन स्लो होगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद होगा। क्लियर है ये चीज? बस तो C12H24O2 कर लेंगे, बढ़िया बात है, कर लोगे तो। चलो फिर आगे, अब किसी का भी लिख सकते हो, मैं इसका बता दूं। मेरिस्टिक का है तो C14H28O2 हो गया। पामिटिक का, अब इसमें भी याद रख सकते हो CH3CH2 ऐसे भी, और C OOH ये होता है वैसे तो एक्चुअल में। तो पामिटिक में कार्बन एक, ये 14, ये 15 और 1 16। क्लियर? ये 2 ऑक्सीजन है COOH के फॉर्म में, ये हर जगह ही होगा COOH। हाइड्रोजन 3, 28 और 3 31 और 1 32, बस ये आ गया ना। C16H32 और O2 ये हो गया पामिटिक एसिड। लिख लोगे सबके? क्लियर? तो लोरिक, मेरिस्टिक, पामिटिक, स्टीरिक और एराचिडिक फैटी एसिड, ये सारे तो कौन से आ गए? सैचुरेटेड के एग्जांपल देख लो एक बार, ये सब सैचुरेटेड है, हार्मफुल है। अब चलो दूसरी साइड में आते हैं अपन। अब मैं लिखाता हूं आपको अनसैचुरेटेड के एग्जांपल, बिल्कुल सीधा सा याद हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। असंतृप्त फैटी एसिड, असंतृप्त, ये बच्चों डबल बॉन्ड वाले हैं, हालांकि बॉडी के लिए कंपैरेटिवली हार्मफुल, हानिकारक कम होते हैं। इनका एग्जांपल वही सीक्वेंस चलाते हैं एक, क्या? सबसे पहला ओलिक फैटी एसिड, ओलिक फैटी एसिड, फिर पामिटोलिक फैटी एसिड, वो था पामिटिक, ये पामिटोलिक फैटी एसिड, ठीक है। अगला लिनोलिक फैटी एसिड, नेक्स्ट लिनोलेनिक फैटी एसिड, और एराचिडोनिक, एराचिडोनिक फैटी एसिड। डिफरेंस है, वो एराचिडिक था या एराचिडोनिक है, वो पामिटिक था, ये पामिटोलिक फैटी एसिड है। तो ओपी लल्ला, सीक्वेंस याद रखनी है बच्चों, ओपी लल्ला, ओलिक एसिड, पामिटोलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, एराचिडोनिक फैटी एसिड, ये सारे कौन से हैं? अनसैचुरेटेड है। अब इनमें भी देखो सीक्वेंस याद रखने का बेनिफिट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। ओलिक फैटी एसिड और पामिटोलिक, इनमें एक डबल बॉन्ड होता है, इन दोनों में डबल बॉन्ड कितने होंगे बच्चों? एक डबल बॉन्ड होगा। लिनोलिक जो है इसमें डबल बॉन्ड होंगे 2, लिनोलेनिक में डबल बॉन्ड है 3, एराचिडोनिक में डबल बॉन्ड की नंबर है 4, ठीक है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है तो इसमें डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो ओलिक पामिटोलिक में 1, लिनोलिक में 2, लिनोलेनिक में 3 और एराचिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बच्चों है तो इनके लिए एक छोटा सा वर्ड और यूज किया, वो छोटा सा वर्ड क्या है? एक डबल बॉन्ड वाले को तो बोलते हैं मूफा, और जिनमें एक से ज्यादा हो इनके लिए वर्ड आता है पूफा, नॉट फूफा। फूफा नहीं करना है भाई, मूफा और पूफा। पूफा में पी बोले तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहु असंतृप्त हो गए ना, जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है वो तो पॉली अनसैचुरेटेड। एक डबल बॉन्ड वाला बच्चों मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? इनमें से भी वैसे ये हार्मफुल कम होते हैं। मूफा और पूफा में भी बच्चों बात आए ना तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जो पूफा है ये गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सही रहते हैं कंपेयर टू मूफा भी। और पूफा बच्चों इनका यूज होता है, इनको यूज किया जाता है फॉर कार्डियक पेशेंट, जो हृदय रोगी है
हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना उनके लिए पूफा, डॉक्टर उनको जो अलग से वेजिटेबल ऑयल बताता है उसमें पूफा की कंटेंट ज़्यादा होती है, जो हृदय रोगियों के लिए बच्चों इसका रिस्क या ये हार्ट डिजीज का रिस्क इससे कम रहता है। तो गुड फॉर हेल्थ, गुड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं इसको, और इनका यूज कार्डियक पेशेंट के थ्रू किया जाता है, मेनली पूफा का। क्लियर? नहीं है प्रॉब्लम? अब एक छोटी सी चीज और याद रख लेना, लिनोलेनिक, ये रहा लिनोलेनिक में कितने डबल बॉन्ड लिखा है? 3 डबल बॉन्ड के साथ बच्चों लिनोलेनिक में इसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, की ये वर्ड भी याद रख सकते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड। 3 डबल बॉन्ड लिनोलेनिक में और इसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड वही है बच्चों, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्थ के लिए अच्छा इस बात पे रहता है कि ये इससे जो हार्ट डिजीज है, कार्डियक जो डिजीज है, उनके होने का रिस्क कम हो जाता है। ब्लड हाई बीपी को भी ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के लिए फायदेमंद है। क्लियर? मेन तो आप हार्ट डिजीज के रेफरेंस में याद रख सकते हो, और उसका एग्जांपल है लिनोलेनिक, जिसमें डबल बॉन्ड भी कितने? 3। क्लियर? सीक्वेंस ही है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड से याद आ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये फिश जो मछलियों का तेल होता है, फिश से जो मिलता ऑयल है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों, और उसमें भी देखो कौन सी फिश है, बता देता हूं मैं, क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं अपन आपके 12th एनसीईआरटी के 9th चैप्टर से, स्ट्रेटेजी वाले से। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के लिए आवश्यक है, फायदेमंद है, एसेंशियल। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड का बच्चों सोर्स, स्रोत वैसे तो लिनोलेनिक एसिड है, और ये वैसे मैराइन फिशेज से, समुद्री मछलियों से ये उसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और मैराइन फिश के एग्जाम्पल पूछे क्या थे कि किसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता, तो समुद्री मछलियों में। और इसके एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो अपना जो 9th चैप्टर है एनिमल प्लांट ब्रीडिंग वाला, उसमें कुछ एडिबल खाने योग्य फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों मछलियां बता रखी है। फ्रेश वाटर में तो बच्चों दे रखी है वो कौन सी, रोहू, कतला, कार्प दे रखा है, और मैराइन में दे रखी है कौन कौन सी, साल्मन, हिल्सा, मैकेरल, सार्डीन, पोम्फ्रेट, ये सारी मैराइन एडिबल फिश है, खाने योग्य मछलियां हैं, जो स्रोत है किसका? ओमेगा 3 फैटी एसिड का। क्लियर? चले फिर आगे। चलो, ये फैटी एसिड के दोनों इंपॉर्टेंट टाइप आ गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आ गए बच्चों। लिपिड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम्पल, इजी वे में याद हो जाएंगे ना। चलिए फिर एनसीईआरटी में अपने फैटी एसिड की 2 कैटेगरी बता रखी है, एनसीईआरटी वाला भी देख लो, छोटा सा 2 लाइन में बता रखा है। मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर फैटी एसिड। एनसीईआरटी में 2 कैटेगरी बता रखी है, एक तो फैटी बता रखा है, एक इसमें ऑयल बता रखे हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर फैटी एसिड की 2 कैटेगरी। ऑयल, तेल, सीधी सी बात है, तेल का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है एनसीईआरटी वाला, लिखा देता हूं मैं, जिंजेली ऑयल, सीसेम ऑयल भी बोलते हैं इसको, जिंजेली, अरे तिल का तेल, तिल होता ना, तिल का तेल, हाँ वो जिंजेली ऑयल होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये एनसीईआरटी में बता रखा है। टाइप ऑफ फैटी एसिड किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु के आधार पे। चलें बच्चों आगे। तो हमने बात कर ली सिंपल लिपिड में ट्राइग्लिसराइड की, ट्राई जिसमें 3 फैटी एसिड यूज होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है। फिर हमने दोनों फैटी एसिड के टाइप पढ़ लिए। अब जैसे मोनोग्लिसराइड लिखा, हालांकि ट्राई में ना, मोनोग्लिसराइड का मतलब फैटी एसिड कितना? एक फैटी एसिड के साथ कौन? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब इसमें सीधा लिख सकते हो RCOOH विद ROH, एक ही फैटी एसिड है, मोनोग्लिसराइड है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये लो, तो क्या बना? RC≡OR, ये आ गया मोनोग्लिसराइड, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां रिलीज होगा। अब मोनोग्लिसराइड के एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो बच्चों इसमें वैक्स, मोम को इंक्लूड किया जाता है। वैक्स आते हैं मोनोग्लिसराइड में। अब वैक्स में भी कौन कौन से जो आपके सिलेबस में चलते हैं और भी अपन कई जगह यूज कर लेते हैं वो बता देते हैं। जैसे वैक्स में एक तो
बी वैक्स आता है, एक ईयर वैक्स आता है, एक बच्चों कार्नाउबा याद रख सकते हो तो एक स्पर्मेसाटी याद है, तो बाकी ये दो तो यूज करते ही है ना अपन। बी वैक्स, हनी बी, मधुमक्खियों से बच्चों जो मोम मिलता है बी वैक्स। बी वैक्स होता है प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। मधुमक्खियां एपिस इंडिका, और उसी 9 चैप्टर में हनी बी की रियरिंग बच्चों, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी शहद के लिए अपन पालते हैं, तो मधुमक्खी से दो चीजें बच्चों, हनी और बी वैक्स, दो चीजें मिलती है। उसमें भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे ना कि हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, मधुमक्खी का प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो बच्चों आंसर जाएगा बी वैक्स, ना कि हनी। तो ये जो मधुमक्खी का मोम है, वैक्स है, उसका प्राइमरी प्रोडक्ट है जो खुद बनाती है, बाकी हनी तो बच्चों वो नेक्टर उससे बनाया जाता है, इसको प्राइमरी प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। कॉस्मेटिक वगैरह में ये चिकनाई के लिए यूज होता है। ईयर वैक्स, ध्यान आया? सीरुमिन, कान में अपने कान में ग्लैंड होती है सीरुमिनस ग्लैंड, सीरुमिनस ग्लैंड ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हो। कान की जो सीरुमिनस ग्रंथि है वहां से ईयर वैक्स सीरुमिन आता है, तो कान में अगर कोई डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो इसको वहीं चिपका लेता है, प्रोटेक्शन करता है। कान की कीटी बोलते हैं ना ईयर वैक्स, वही। कार्नाउबा ये लीफ की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। कि स्पर्मेसाटी, स्पर्मेसाटी ये बच्चों ये मिलता है इन स्कल ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन। जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं ना, व्हेल और डॉल्फिन, इनकी स्कल खोपड़ी में मिलता है, फाइसेटर स्पर्म व्हेल उसको बोलते हैं। और यहां स्पर्मेसाटी का फंक्शन होता है प्रोवाइड बायोएंसी, उत्प्लावकता प्रदान करता है। ऐसे ही आप एग्जांपल याद रखना चाहो तो मोनोग्लिसराइड में हमने किसको रखा है? वैक्स को, जिसमें दो ही रख लेना, बी वैक्स और ईयर वैक्स, दोनों ही आते हैं। ईयर वैक्स अपना सीरुमिन है जो कौन सी ग्लैंड से आ रहा है? सीरुमिनस। और बी वैक्स हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट है। स्पर्मेसाटी ये व्हेल और डॉल्फिन की स्कल में, स्पर्म व्हेल, फाइसेटर व्हेल की स्कल में जो बायोएंसी प्रोवाइड करता है बच्चों, उत्प्लावकता प्रदान करता है। तो ये हमने बात कर ली सिंपल लिपिड के बारे में। ठीक, अगला जो आता है सेकंड, इसमें कंपाउंड लिपिड दूसरा अपन बच्चों डिस्कस करते हैं, संयुक्त लिपिड के बारे में। अब कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया? कि जिसमें लिपिड के साथ क्या हो बच्चों? नॉन लिपिड हो। लिपिड के साथ क्या हो? नॉन लिपिड। जैसे प्रोटीन में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन था। अब वो नॉन लिपिड क्या है, कौन है, उसके बेस पे अगर नॉन लिपिड फॉस्फोरिक एसिड है, नॉन लिपिड कार्बोहाइड्रेट है, या नॉन लिपिड वाला पार्ट प्रोटीन है, इसके बेस पे तो लिपिड विद नॉन लिपिड। अब बच्चों अगर नॉन लिपिड पार्ट प्रोटीन है तब तो इसको, ये तो पढ़ लिया था पीछे अपन ने, लाइपोप्रोटीन बोलेंगे। नाम से देख लो, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। एग्जाम्पल पीछे लिखा दिए थे प्रोटीन में, काइलोमाइक्रोन, वही फैट एब्जॉर्प्शन में यूज होता ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट अगर है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, देन इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था तो ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 है, तो इंपॉर्टेंट बनता है फॉस्फोलिपिड, पूछा हुआ है, बिफोर लास्ट ईयर नीट में आया था बच्चों। फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है, कई जगह अपन पढ़ते भी हैं। तो कंपाउंड लिपिड में नॉन लिपिड वाला पार्ट क्या है, उस बेस पर ये तीन हो गए। अगर नॉन लिपिड प्रोटीन है तो लाइपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोलिपिड, और फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट है तो बच्चों फॉस्फोलिपिड उसको बोलते हैं। अब हम फॉस्फोलिपिड की जैसे बात कर लूं, पहले फॉस्फोलिपिड जो इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोलिपिड में बच्चों इसका एग्जाम्पल ही लिपिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड आ गया ना, तो इसमें फॉस्फोलिपिड वैसे तो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक, एम्फी का मतलब बोथ, कैसे? इसके देखो दो पार्ट आएंगे बच्चों एम्फीपैथिक में, हेड और टेल। टेल तो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये दोनों पार्ट।
तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब, एम्फी का मतलब जिसमें दोनों हो, दोनों का मतलब हाइड्रोफोबिक और फिलिक दोनों, एक पार्ट इसका हेड है, एक पार्ट इसका टेल है। तो इसकी स्ट्रक्चर जैसे अभी बता देते हैं, चलो एग्जांपल में। और फॉस्फोलिपिड के बच्चों 3 एग्जांपल बोर्ड पे लिखा रहा हूं, तीनों आए हुए हैं। एक लेसिथीन, ये पूछा गया था, सिफेलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, ये लो, लेसिथीन, सिफेलिन, स्फिंगोमाइलिन, तीनों क्या है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड जिसका मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक होता है, जिसके 2 पार्ट मिलते हैं स्ट्रक्चर में, अभी आएंगे अपन। लेसिथीन ये पहला मेन, आते हैं इस पे। सिफेलिन ये बता देता हूं, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल है, बस इसको इतना ध्यान रख लेना। रक्त स्कंदन में सहायक होता है, प्लेटलेट से आता है, प्लेटलेट है ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल। स्फिंगोमाइलिन याद कर लो बच्चों, कहां था? माइलिन शीथ, याद आ गया। माइलिन आच्छद को जो फॉर्म कर रहा है, या माइलिन आच्छद में जो होता है, स्फिंगोमाइलिन। और माइलिन आच्छद किसके चारों ओर? अराउंड एक्सोन। एक्सोन को जो कवर किए हुए हैं वो माइलिन शीथ होते हैं, उसमें स्फिंगोमाइलिन है। वैसे तो बनता वो स्वान सेल्स है ना, स्फिंगोमाइलिन। अब ये बचा लेसिथीन, इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन। तो जो लेसिथीन का एक मॉलिक्यूल है बच्चों, इसमें 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, एक फॉस्फोरिक एसिड और साथ में नाइट्रोजन कंपाउंड। और वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है ना, वो इसमें कोलिन होता है। कोलिन, एसिटिल कोलिन सुना होगा आपने, कोलिन। तो देखना लेसिथीन में, सुन लो अच्छे से, लेसिथीन में एक में 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, क्लियर। फिर H3PO4 और नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड यहां कौन सा होगा? कोलिन होगा। अब बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, वो तो इसका टेल वाला पार्ट बनाएंगे, और H3PO4 और जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो इसका हेड वाला पार्ट फॉर्म करते हैं। इसीलिए लेसिथीन के लिए एक वर्ड और आता है, इसको फॉस्फेटाइडिल, फॉस्फेटाइडिल कोलिन भी कहा जाता है। इस नाम से भी पूछ सकते हैं, फॉस्फेटाइडिल कोलिन। फॉस्फेटाइडिल कोलिन का मीन लेसिथीन। फॉस्फेटाइडिल जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है और साथ में नाइट्रोजन कंपाउंड कौन है? कोलिन है। सिफेलिन जो ब्लड क्लोट में हेल्पफुल होगा, और स्फिंगोमाइलिन आपका एक्सोन की कवरिंग, माइलिन शीथ वाला स्फिंगोमाइलिन। अब जैसे अपन ने बोला कि भाई ये वाला पार्ट तो हेड मान लो, हेड मान लिया, ये इसकी टेल हो गई एम्फीपैथिक। तो हेड में तो किससे? हेड में तो आ गया H3PO4 प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड, टेल में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये वाला पार्ट तो हेड हो गया जो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल इसकी बेटा जी कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब जो लेसिथीन है, कहां सुना आपने? लेसिथीन फॉस्फोलिपिड कहां मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में, एल्वियोलाई में, एग मेम्ब्रेन में, एग का जो योक होता है उसमें भी लेसिथीन। तो लेसिथीन कहां? एक इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का मतलब लिपिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये पूछा था। एल्वियोलाई में भी, ध्यान आएगा, एल्वियोलाई फेफड़ों की इकाई, यूनिट ऑफ लंग्स। और एल्वियोलाई में बच्चों सरफेक्टेंट का काम करता है। सरफेक्टेंट वो होते हैं ना जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, सीधा याद रख लो, जो एल्वियोलाई को पिचकने से रोकता है, कूपिका को पिचकने से रोकता है। और एग का योग जो पीतक होता है, उसमें भी लेसिथीन फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो ये आ गया अपना सेकेंड पार्ट। कंपाउंड लिपिड में भी कौन आ गया? कौन आ गया कंपाउंड लिपिड में? फॉस्फोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड है, उसके सीधे सीधे एग्जांपल लिखा देता हूं मैं, फिर लास्ट अपन डिराइव्ड में आते हैं। ग्लाइकोलिपिड में लिपिड के साथ कौन आ गया? कार्बोहाइड्रेट। इसका बच्चों एक एग्जांपल तो है सेरेब्रोसाइड, एक है गैंग्लियोसाइड। सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड दोनों ही नाम देखो किससे कनेक्ट हो रहे हैं? सेरेब्रो, सेरेब्रम, ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा और एडवांस पार्ट।
गैंग्लियो, गैंग्लिया नर्व, सब ब्रेन के पार्ट आ गए ना। तो ये जो है ग्लाइकोलिपिड, इसमें लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर मिलेगी, याद करो ब्रेन शुगर आपको कौन सी लिखाई थी बच्चों, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो ब्रेन में मिलती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया था, ब्रेन शुगर, जो फ्री फॉर्म में नहीं होती वही, या लिपिड के साथ जुड़ी हुई है। तो सेरेब्रम का जो व्हाइट मैटर है उसमें तो ये सेरेब्रोसाइट है, और गैंग्लिया, गुच्छक गैंग्लिया का जो ग्रे मैटर है उसमें वो गैंग्लियोसाइड है। सीधा याद रख लेना, ब्रेन के रेफरेंस में यूज करते हैं ये ग्लाइकोलिपिड। तो सिंपल लिपिड हो गया, ये कंपाउंड लिपिड हो गया। थर्ड बच्चों लास्ट पार्ट हम बात करते हैं डेराइव्ड लिपिड की, व्युत्पन्न लिपिड, डेराइव्ड लिपिड, व्युत्पन्न। तो डेराइव्ड में भी दो कैटेगरी आती है, एक तो क्रोमोलिपिड, एक जो मेन आते हैं वो स्टेरॉइड, क्रोमोलिपिड और स्टेरॉइड। ये डिराइव्ड व्युत्पन्न होते हैं, स्टेरॉइड जैसे कोलेस्टेरोल से डिराइव्ड होते हैं बच्चों। और क्रोमो का मीनी, क्रोमो वर्ड जहां भी आ जाए ना, आपको बताया था मैंने, क्रोमो का मीनी कलर, पिगमेंट वगैरह आते हैं इसमें, वर्णक वगैरह जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो क्रोमोलिपिड। मेन तो ये स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड कहाँ आया, हार्मोन में बताते हैं अपन, स्टीरॉइड हार्मोन, गोनेड वाले हार्मोन बच्चों, जिसमें कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वसा। अब स्टीरॉइड को अपन इसी को डिटेल में चला लेते हैं। स्टीरॉइड, इसकी भी बच्चों दो कैटेगरी है, एक तो अल्कोहलिक स्टीरॉइड होते हैं, एक कीटोनिक स्टीरॉइड होते हैं। अल्कोहलिक और दूसरे कौन से हुए, कीटोनिक। अल्कोहलिक ग्रुप वाले, ये तो अल्कोहलिक हुए, स्टीरॉइड की दोनों कैटेगरी है, और दूसरी कौन सी, कीटोनिक। इसमें तो इनको तो सफिक्स लगाते हैं, इनको तो स्टीरोल, इनमें सफिक्स लगता है स्टीरोन, सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब जो पीछे लग रहा है। तो स्टीरॉइड की दो कैटेगरी, एक तो अल्कोहलिक आ गए, दूसरे कीटोनिक आ गए, कीटो ग्रुप वाले। अल्कोहलिक जो स्टीरॉइड है उनमें तो सफिक्स क्या लगेगा, स्टेरोल, और कीटोनिक में बच्चों स्टेरोन, अरे कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो सफिक्स आ गए। तो अल्कोहलिक और कीटोनिक। सीधे एग्जाम्पल पे आ जाओ, अल्कोहलिक का कोलेस्टेरोल, हालांकि इन सब का बेसिक होता है, दोनों का ही ये बेस तो ही है, इसी से वो डिराइव्ड होते हैं बच्चों। कोलेस्ट्रॉल के अलावा एर्गोस्टेरोल, कोप्रोस्टेरोल, ये सब इसमें आ गए। कीटोनिक के मैं एग्जांपल लिखा दूं तो टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ध्यान आया ना। स्टीरॉइड हार्मोन कौन से बताए थे आपको, गोनेड वाले और एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले, वो दो ही है स्टीरॉइड, सीधा से याद रख सकते हो, गोनेड टेस्टिस और ओवेरी वाले, और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हार्मोन। उसके अलावा बाकी सारे प्रोटीन के होते हैं। तो कॉर्टेक्स से कौन सा आता है, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन भी लिख सकते हो, कोर्टिकोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन भी आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन आ गए, टेस्टोस्टेरोन मेल आ गया, ये अलग अलग स्टेरोन वाले हार्मोन। क्लियर है, नहीं है ना प्रॉब्लम। इधर कोलेस्ट्रोल, एर्गोस्टेरोल और कोप्रोस्टेरोल, कोप्रो फीकल मटेरियल में होता है, फीसेज में, मल पदार्थ में। कोप्रोट्रम भी फीसेज के लिए यूज करते हैं अपन, जैसे कोप्रोफेगस आता है बच्चों, खरगोश, रेबिट का एक फीचर होता है ना, वो अपने ही फीकल मटेरियल को खुद खा जाता है, खुद के मल को खुद ही खा जाता है, और इसका रीजन क्या होता है, फॉर डाइजेशन ऑफ, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो अपने ही फीसेज को, मल को खाना, वो कहलाता है कोप्रोफेगस, विष्ठा भोजी। तो कोप्रोट्रम किसके लिए यूज किया, फीकल। तो फीकल में वही होते हैं मल पदार्थ में कोप्रोस्टेरोल। अब जो कोलेस्टेरोल है यही मॉडिफाइड इनटू डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरोल 7-DHC, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में मॉडिफाइड होता है, फॉर्म होता है। इसी से आगे फिर यही 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बच्चों सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में सिंथेसाइज करता है विटामिन डी।
इसलिए इसको विटामिन डी का प्रीकर्सर या पूर्वगामी भी कह सकते हैं। तेल से ही फॉर्म होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरोल भी इनमें प्रेजेंट होता है। तो सीधा सा याद रख लेना, स्टेरोन और स्टेरोल से एग्जाम्पल याद ही हो जाएंगे। ये अपन ने बात की किसकी, लिपिड की, जिसके तीनों टाइप है। पहला सिंपल लिपिड आया बच्चों जिसमें ट्राइग्लिसराइड याद रख लो। कंपाउंड लिपिड में आ गए थे लिपिड के साथ नॉन लिपिड, वो ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, वो फोस्फोलिपिड हो सकता है, और प्रोटीन आ जाए तो वो लाइपोप्रोटीन हो सकती है। अब यहाँ एग्जाम्पल अपन ने इसके डिराइव्ड में पढ़ लिए। स्टीरोइड ही मेन है, स्टीरोइड अल्कोहलिक तो स्टीरोल है, कोलेस्टेरोल, और उधर वो स्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, वो सारे नाम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल में हाँ ये भी ध्यान रख लेना, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी लाइन आती है ना, कोलेस्ट्रॉल के लिए बच्चों क्या, मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल, सजा धजा, ब्यूटीफुल। तो कोलेस्ट्रॉल अभी मैं एनसीईआरटी में डायग्राम बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए वर्ड आता है मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे सजा धजा जो मॉलिक्यूल है, सुनो हाँ डेकोरेटेड, वो कौन सा हो गया, कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट अपन लिपिड में बात करें तो लिपिड कंप्लीट हो गया आपका। एक तो बच्चों इसके फंक्शन, लिपिड के फंक्शन की भी स्टोरेज तो है ही है, स्टोर होता ना स्किन के नीचे, कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, त्वचा के नीचे एडिपोज में एक्स्ट्रा फैट, लीवर में भी वैसे स्टोर होता है, एडिपोज में मेनली स्टोर होता है। हीट इंसुलेटर होता है, हीट इंसुलेटर, शॉक एब्जॉर्बर होता है, आघातों से सुरक्षा, स्किन के नीचे एडिपोज की जितनी थिक लेयर होगी उतना ही शॉक एब्जॉर्बर होता है, हीट इंसुलेटर होता है। मेटाबॉलिक वाटर वो बता ही दिया था, वो इसी से फैट से, और रिक्वायरमेंट हो तो एनर्जी भी देता है कार्बोहाइड्रेट के बाद। अब बच्चों एक दो टर्म जैसे इमल्सिफिकेशन तो ध्यान होगा ना, इमल्सिफिकेशन पढ़ते हैं अपन डाइजेशन में, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फैट को माइक्रो में कन्वर्ट करना, फैट के ये और इमल्सिफिकेशन, फैट के जो मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े अणु है, इन्हें माइक्रो में कन्वर्ट करना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इसी को बोलते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन। अरे पाइसीकरण वर्ड आता ना, तो फैट के बड़े अणुओं को मैक्रोमोलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करना, माइक्रो में, इमल्सिफिकेशन। और इसमें हेल्पफुल कौन होते हैं, बाइल साल्ट, पित्त लवण। इसीलिए जो बाइल जूस होता है ना बच्चों, बाइल जूस ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है, बट फिर भी वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। क्लियर। वो फैट को इमल्सिफाई करता है, उसके मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है किसमें, माइक्रो मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद एंजाइम से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, छोटा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। वो टेबल है वो अपन एनसीईआरटी से भी मैं आपको बता ही देता हूं क्या क्या कैसे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी तो ये एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, सेकेंडरी प्लांट फंगस से जो मिलते हैं ना उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट अपन बोल देते हैं। क्या कैसे हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो आज अपन ने बच्चों लिपिड के बारे में डिस्कस किया, कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मैं एंजाइम स्टार्ट करूंगा। तो लिपिड जिसमें अपन ने कहा हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसोल्यूबल है, इसमें ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट से कम होती है, इसलिए ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। अब इसमें बच्चों सिंपल जो लिपिड था उसमें हमने ट्राइग्लिसराइड की बात की जिसमें फैटी एसिड कितने थे, 3। बॉन्ड क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड। फिर 2 आए थे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनके कंपैरिजन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देन हमने बच्चों कंपाउंड लिपिड की बात की, फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ेगा ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन के साथ लाइपोप्रोटीन। डिराइव्ड में आप याद रख लेना स्टीरोइड, जिसमें अल्कोहलिक है तो स्टेरोल और कीटोनिक है तो स्टेरोन, जिसके एग्जांपल हमने बता दिए। अब अपना पॉइंट आता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसको मैं थोड़ा सा बच्चों अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं कि बोर्ड पे आपके सामने एनसीईआरटी दिख रही है, दिख रही है। चलो ये तो बता दिए थे अपन ने, आओ देखे, आंखें खोलियो, खुल गई। ये लो, तो ये बच्चों अपने पेज नंबर 145 पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं, कर लेते हैं डिस्कस, इन पे भी आ जाते हैं। डायग्राम पूछा भी गया था। ये पहले 2 डायग्राम शुगर कार्बोहाइड्रेट के लिए बता रखे हैं, देख लो कौन सी शुगर है। अपन डीएनए आरएनए में यूज भी करते हैं इसको। ये तो सॉरी ये राइबोज आ गई ना, और ये ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6
पायरेनोज स्ट्रक्चर आ गई थी, ये फर्स्ट कार्बन यहाँ से काउंट किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्लियर था। ये राइबोज शुगर बच्चों, राइबोज जो किस में मिलती है, आरएनए और एटीपी में। C5H10O5 बताया था राइबोज में, राइबोज O5, क्लियर। और डीऑक्सी राइबोज में O4 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ये राइबोज आ गया, ये राइबोज की स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये अपन डीएनए आरएनए में पढ़ते हैं भी बच्चों, आरएनए में राइबोज शुगर आती है, वहां भी इसकी स्ट्रक्चर आती है। यहाँ ये 3 अमीनो एसिड दे रखे हैं, ये भी बताए थे अपन ने कि R की जगह अगर H लगा तो वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन बन गया ग्लाइसिन। अगर उस R की जगह CH3 मेथाइल ग्रुप आ गया तो एलानिन बन गया। CH2OH आ जाए तो उसको क्या बोला था बच्चों, सीरीन बोला था। OH की वजह से सीरीन कैसा था, अल्कोहलिक अमीनो एसिड भी बताया था। थ्रियोनिन और सीरीन को ध्यान कर लेना। इधर देख लो, ये पामिटिक एसिड आया, फैटी एसिड पामिटिक, जो कैसा था, सैचुरेटेड था। अब पामिटिक में बच्चों देख लो कार्बन कितने, 16 कार्बन दिख रहे हैं, देख लेना। C16 है तो H कितने होंगे, 32, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 ही होगी। ये लो पामिटिक आ गया। यहाँ ये ग्लिसरॉल आ गया जिसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन अपन ने बोला था, ये ग्लिसरॉल रहा। ये लो ट्राइग्लिसराइड जो बन रहा है, 3 फैटी एसिड R1, R2, R3। ये लो R1 यहाँ दिखा दिया, ये दूसरा फैटी एसिड R2 और तीसरा R3, वही जो अपन ने बताया था ट्राइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड विद वन ग्लिसरॉल। आगे चलें थोड़ा सा, ये लो अब ये फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर लेसिथिन, ये पूछा हुआ है, RPMT में आया था एक बार। लेसिथिन में ध्यान ये रखना बच्चों, देखो R1 वैसे इसी ट्राइग्लिसराइड का जैसा है, ट्राइग्लिसराइड R1, R2, ये R3 वाला जो पार्ट है ना, इसमें ये नाइट्रोजन कंपाउंड एक ऐड हो गया है, देखो NCH3 CH3 CH3, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है इसी के लिए वर्ड कंसीडर करते हैं अपन कोलिन, फोस्फेटाइडिल कोलिन बोला जाता है इस लेसिथिन को। आगे वाला ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये रहा कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर तो याद नहीं करनी, OH ग्रुप, ये इसकी रिंग इसमें अटैच्ड होती है। कोलेस्ट्रॉल जिसको मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल का खिताब मिला हुआ है किसको, कोलेस्ट्रॉल को, क्लियर। ये एडेनिन और जो प्यूरिन पायरिमिडिन है, ये अपन मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में करेंगे, तो इन डायग्राम्स को आप देख लेना अच्छे से। चलें आगे। हाँ, ये वाला जो पैरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला इंपॉर्टेंट पैरा है, मैं थोड़ी रीडिंग भी लगा देता हूँ इसकी। ये टेबल बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये टेबल 9.3 में चैप्टर जब स्टार्ट किया तो बता रहा था ना, इस चैप्टर की हर टेबल इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ गया द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई कंपाउंड निकलते हैं। अब सिंपल सी देखो, यहाँ जो काम की चीज वो ये है कि ये देखो, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। कौन से? इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शो इन फिगर 9.1 पीछे, ये सारे तो प्राइमरी है। और प्लांट फंगस माइक्रोब्स से जो आते हैं वो सेकेंडरी है बच्चों, अब उनके एग्जांपल आ जाएंगे। हाउएवर व्हेन वन एनालाइज प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। अदर देन प्राइमरी के अलावा वो लाइक एल्केलॉइड, फ्लेवोनोइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पिगमेंट, गम्स, ये सब इसमें आते हैं। अब इसको याद रखने के लिए अपन सीधे इस टेबल पर आ जाएं। तो एनिमल के रेफरेंस में प्राइमरी, प्लांट, फंगस, माइक्रोबियल सेल के रेफरेंस में सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी के लिए आपके सामने बोर्ड पर एक टेबल दिख रही है बच्चों, दिख रही है, ये रही, इसको देख लो, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें देख लो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पिगमेंट कलर वाले, कैरोटीनोइड, एंथोसाइनिन, सुने में अपने कोई पिगमेंट्स होते हैं फ्लोवर लीव्स में, जो कैरोटीनोइड, एंथोसाइनिन। एल्केलॉइड, ये वो ड्रग एब्यूज में आए थे, मॉर्फिन और कोडेन, ये एल्केलॉइड है बच्चों। मॉर्फिन तो आप हेल्थ डिजीज में पढ़ते हो ना, सेडेटिव, पेन किलर होता है, दर्द निवारक। कोडेन भी, तो मॉर्फिन और जो कोडेन है ये दोनों पोपी प्लांट, याद आ गया, अफीम, पेपेवर, सोमनीफेरम, उससे आ गए थे मॉर्फिन। और टर्पिनोइड्स में दो आ गए, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन। ये टर्पिनोइड्स जो टर्पिन होते हैं ना, टर्पिन बच्चों ये इसमें जैसे मेंथोल आता है,
मेंथोल ये फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर मेंथोल, ये टर्पीन्स बोलते हैं इनको, मोनो डाई टर्पीन्स। इसेंशियल ऑयल में आ गई लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल मॉस्किटो रिपेलेंट बच्चों होता है, मच्छरों को प्रतिकर्षित करने वाला, मॉस्किटो रिपेलेंट। ऑल आउट वगैरह लगाते हैं ना अपन मच्छर भगाने के लिए, लेमन ग्रास ऑयल। नींबू घास तेल। टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब विषैले पदार्थ, जिसमें आ गया एब्रिन और रिसिन। एब्रिन, एब्रस और रिसिन, रिसिनस अरंडी प्लांट से ये उनके प्रोडक्ट है जो टॉक्सिन होते हैं, विष की तरह काम करते हैं। एब्रिन ज़्यादा हार्मफुल है, इसका बच्चों यूज बायो वेपन के तौर पे भी किया जाता है, जैविक हथियार के तौर पे इन केमिकल का यूज करते हैं। टॉक्सिन, एब्रिन और रिसिन। एब्रिन ज़्यादा कंपेरेटिवली टॉक्सिक होता है रिसिन के कंपेयर, ठीक है। ये प्लांट के बच्चों क्या है, प्रोडक्ट है। अब आ गया लेक्टिन। लेक्टिन आ गया इसमें कॉनकानावेलिन, ये भी देखो पूछा हुआ है, लेक्टिन कॉनकानावेलिन ए। लेक्टिन, लेक्टिन एक्चुअल में होते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जिनको ग्लाइकोप्रोटीन बच्चों अपन बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट बाइंड प्रोटीन, कॉनकानावेलिन ए। ग्लाइकोप्रोटीन को डिफरेंशिएट करने में इनका रोल होता है। जो कॉनकावेलिन प्लांट है इसी का एक प्रोडक्ट है, प्लांट के ही है सारे। ड्रग्स, मेडिसिन में आ गई विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। विनब्लास्टिन याद करो, कैंसर, बिल्कुल विनब्लास्टिन यूज करते हैं अपन एंटी कैंसर ड्रग। कैंसर के इलाज में बच्चों जिसका रोल है विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये एक प्लांट है कैथेरेंथस सदाबहार, उसका प्रोडक्ट विनब्लास्टिन, एंटी कैंसर। करकुमिन ये एंटीबायोटिक होती है। हल्दी, करकुमिन लौंगा एंटीबायोटिक है, हल्दी होता ही है। और पॉलीमेरिक सबस्टेंस जिसमें रबड़, गम और सेलुलोज, ये सारे भी प्लांट के प्रोडक्ट है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल, ये टेबल बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी तो एनिमल से कनेक्टेड, फंगल, प्लांट और माइक्रोब से कनेक्टेड होंगे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनके एग्जाम्पल और इनका रोल, यूज क्या होता है, ठीक है। तो आज का बच्चों अपना लेक्चर, जिसमें अपन ने लिपिड वाला पार्ट पूरा कर लिया। तो अब तक अपन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एंजाइम स्टार्ट करवाऊंगा और नेक्स्ट 2 लेक्चर में बच्चों एंजाइम अपना कंप्लीट। तो ये बायोमोलिक्यूल वाला जो अपन ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, पूरा चैप्टर ही मैंने करवा दिया। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर बायोमोलिक्यूल, जेनेटिक्स, मोल बायो को पूरा करवाओ। तो बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद अपन मोल बायो वाला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा, खूब टाइम है अभी, पूरा अपने पास अगस्त पूरा पड़ा है, तो मैं करवा दूंगा जो आपके टिपिकल टॉपिक है, खूब करवा दिए। सिस्टम भी काफ़ी हो गए, टेक्सोनोमी पहले ही हो चुकी है, अब एनिमल एम्ब्रियोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इसके बाद मोल बायो भी मैं चालू कर दूंगा बच्चों, और पैरेलल में अल्टरनेट डेज एक दिन अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर अपलोड होगा, एक दिन मोल बायो का, वो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो वो भी अपना पैरेलल स्टार्ट कर देंगे। तो बार बार बोलता हूँ, मेरा ये एफर्ट रहेगा कि कोशिश करूँगा क्रैश कोर्स, इस क्रैश कोर्स में अपने 13 सितंबर को जो एग्जाम हो उससे पहले मैक्सिमम आपके टॉपिक चैप्टर में कवर करवा दूं, और बिल्कुल बच्चों हो जाएंगे। मोल बायोजेनेटिक्स एम्ब्रियोलॉजी होगी तो एक बड़ा पार्ट हो जाएगा, फिर एक बायोटेक और इवोल्यूशन बचेगा, उसके लिए भी अपन कुछ दिमाग टेक्निक लगाते हैं कि कम से कम अगर पूरा चैप्टर ना हो तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन कवर होते हैं वो मैं आपको जरूर करवा दूं। तो ये बच्चों ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ लगे रहें, मयंक सर के साथ जुटे रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वही मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।